बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान 75 सालों से जहां था वहीं खड़ा है। आज पूरी दुनिया में जो मुल्क हमारे साथ मार्ज़ वजूद में आया था, जो मुल्क हमारे साथ बना था, उसके बारे में बातें की जा रही हैं कि वो अब चाँद पे कदम रखने वाला है। और हमारे बारे में बात की जा रही है कि किस तरह पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही हैं, मिलिट्री कू हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स ऑपरेट हो रही हैं, मुल्क में बदहाली है, चाहे वो सियासी बदहाली हो या माशी बदहाली। सवाल ये है कि 75 साल गुजरने के बावजूद भी हम आज तक वहीं क्यों खड़े हैं? हम आज तक अपने बुनियादी मसाइल हल नहीं कर पाए हैं। इन पूरे 75 सालों में हमने अभी तक कोई खातिर ख्वाह रिफॉर्म्स नहीं किए हैं, चाहे वो रिफॉर्म्स सेहत के हवाले से हों, चाहे वो रिफॉर्म्स तालीम के हवाले से हों, या चाहे वो रिफॉर्म्स ज़राअत के हों, लैंड रिफॉर्म्स हों। कोई भी किसी भी हवाले से, किसी भी इदारे से मुतालिक कोई भी रिफॉर्म्स करने में हम अब तक नाकाम रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में कहने को तो जमहूरियत है, लेकिन असल में अगर देखा जाए तो 75 सालों में सिर्फ या तो मार्शल लॉ, डिक्टेटरशिप रही या हाइब्रिड रिजीम। हाइब्रिड रिजीम वो रिजीम होती है जिसमें चेहरा तो शायद किसी पॉलिटिकल लीडर, किसी सिविलियन का होता है, लेकिन पसे पर्दा कोई और कुव्वतें होती हैं जो फैसला कर रही होती हैं। आप उसको साइलेंट मार्शल लॉ भी कह सकते हैं। और जिस तरह हमने अपने वीलॉग में टर्म यूज़ की थी बापर्दा मार्शल लॉ, तो आप उसको बापर्दा मार्शल लॉ भी कह सकते हैं, क्योंकि पीछे वो कुव्वत अलग होती है जो फैसले करती है और चेहरा किसी और का होता है। यानी कि सिविलियन प्लस मिलिट्री जो गवर्नमेंट होती है, आप उसको हाइब्रिड रिजीम कहते हो। तो पाकिस्तान में या तो डिक्टेटरशिप रही या जो रिजीम रही वो हाइब्रिड रिजीम रही। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि जो ये हाइब्रिड रिजीम, जिसमें आप जो है अपनी पावर, एक जो सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव होता है, इलेक्टेबल होता है, जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है और वो इलेक्ट होकर उस पोजीशन में आता है, वो अपनी पावर शेयर कर रहा होता है किसी इदारे के साथ। असल में ये है डी फैक्टो शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन सिविलियन एंड दैट मिलिट्री इंस्टीट्यूट। लेकिन यहाँ पे जो मैं आपसे बात करना चाही थी कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप की अपनी विलिंगनेस होती है असल में, जिसके तहत ये पावर शेयर होती है। अब इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, रिसेंट एग्जांपल्स मैं दूंगी आपको, वो इमरान खान और बाजवा के रिलेशनशिप की ले सकते हैं आप। यहाँ पे जब तक हालात सही थे तो बाजवा और इमरान खान जो है वो एक अथॉरिटी, एक पावर शेयर कर रहे थे। दूसरी एग्जाम्पल अगर आप देख लें, अभी लेटेस्ट शहबाज शरीफ के साथ जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जैसा कि खुद शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी उन्होंने बड़ी हेल्प की है दूसरे ममालिक से लोन लेने के लिए, फंड्स रेज करने के लिए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, जबकि ये उनका किरदार नहीं है। इसी तरह अभी उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी जो है मिलिट्री की खदमात हासिल की हैं। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ विलिंगली अपनी अथॉरिटी शेयर कर रहे हैं उस इदारे के साथ। तो हमेशा से एक ये हाइब्रिड रिजीम है जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप की अपनी रजामंदी शामिल रही है। हाँ, जहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, हम इनके साथ अब अपनी अथॉरिटी ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते क्योंकि हमारे मामलात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि जवाब जिस तरह इमरान खान ने कहा था, अथॉरिटी तो शेयर हो जाती है, अथॉरिटी तो उनके पास होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो फेस होता है, जो फ्रंट में आवाम के सामने होता है, तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, तमाम लान तान उसको सुननी पड़ती है, तमाम सवालात के जवाब उसको देने पड़ते हैं। तो अगर कभी कोई लीडर, कोई पॉलिटिकल लीडर, प्राइम मिनिस्टर, जो भी ऑफिस होल्डर है, वो जो है अग्री नहीं करता उनके साथ अथॉरिटी शेयर करने में, या उनको कहता है कि नहीं ये अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, तो फिर होता यह है कि आपने नवाज शरीफ का देखा था कि किस तरह उसकी हुकूमत गिरा दी गई और उसको घर भिजवा दिया गया। और लेटेस्ट आपने देखा था कि जब इमरान खान ने कहा कि नहीं ये हमारे काम है, ये हमें करने दो, तो किस तरह रातों रात एक रिजीम चेंज हो जाती है। तो पाकिस्तान में जो असल मसला ही ये या तो डिक्टेटरशिप या हाइब्रिड रिजीम रही। पाकिस्तान में कभी भी जमहूरियत अपनी असल शक्ल में तो मौजूद ही नहीं रही। अब
क्योंकि 75 सालों से ऐसा होता आ रहा है और अब भी हो रहा है, तो इसमें फ़र्क क्या है या अब हालात क्यों मुख्तलिफ हैं? हालात यहाँ पे मुख्तलिफ इसलिए हैं या आवाम इसलिए बोल रही है क्योंकि पहले जो एलिमेंट्स होते थे वो कंट्रोल कर लिए जाते थे, और अभी भी जो उनको लगा कि जो एलिमेंट्स पुराने एलिमेंट्स हैं उनको वो अब भी कंट्रोल कर लेंगे, तो वहाँ उस हद तक वो ठीक थे। वो उस हद तक उनकी जो स्क्रिप्ट थी या जो वो प्रीवियस स्क्रिप्ट लेकर चल रहे थे, जिसमें कुछ इदारे होते थे, कुछ एलिमेंट्स होते थे जिनको वो ईजिली कंट्रोल करके अपनी ये जो भी हाइब्रिड रिजीम हो या कंप्लीट मार्शल लॉ, उसको बड़ा स्मूथली रन कर लेते थे। लेकिन इस दफ़ा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसकी पहली वजह यह है कि जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, जिसमें आप मीडिया कहते हो, ज़राए अबलाग कहते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया था, वो बड़ी आसानी से कंट्रोल हो जाता है, जो अब भी हो गया। जुडिशरी हमेशा से ही कंट्रोल रही, कॉम्प्रोमाइज़ रही, उसके लिए हमेशा से उस अदारे को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा। अब जो तीसरी चीज़, वो एलिमेंट जिसको इन्होंने इग्नोर कर दिया या कंसिडर ही नहीं किया, वो सोशल मीडिया की पावर थी। क्योंकि हर वो शख्स जिसके पास इंटरनेट है, इसका मतलब है उसके पास एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है। अब जो है, अगर तो सोशल मीडिया सिर्फ विद इन पाकिस्तान की, ये जितने भी हैं टूल्स हैं सोशल मीडिया के, वो सिर्फ विद इन पाकिस्तान की बाउंड्री में काम कर रहे होते तो शायद आप कंट्रोल कर लेते, लेकिन ये पूरी इंटरनेशनल लेवल पर, ये पूरी दुनिया के उसमें से हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, तो इसलिए उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो अब यह है कि लोगों के पास खबरें मतवातर पहुंच रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है लोग उससे फुली अवेयर्ड हैं, वो अपनी राय भी दे रहे हैं, वो अपनी सोच भी रख रहे हैं, अपना तज्जिया भी दे रहे हैं और एक एक चीज़ को बारीक बीनी से देख भी रहे हैं। अब अगर हम देखें कि ज़ियाउल हक का दौर एक स्याह तरीन दौर था। अच्छा, अब मैं इसको स्याह तरीन दौर इसलिए नहीं कह रही हूँ कि इसमें कोड़े बरसाए गए थे, इसमें लोगों को मारा गया था। मेरे नज़रिए से वो स्याह तरीन दौर इसलिए था कि उसमें लोगों का एक जो थॉट प्रोसेस होता है, एक सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, उसका कत्ले आम किया गया था। नौजवानों को जो है सोचने समझने की सलाहियत उनमें ख़त्म करके उनको ड्रग्स और हीरोइन का आदी बना दिया गया था। लोगों के हाथों से कलम छीनकर उनके हाथों में कलाशन कोफ रख दी गई थी। इस लिहाज से मुझे लगता है कि ज़ियाउल हक का दौर एक सियाह तरीन दौर था। अब हम अगर प्रेजेंट में आकर बात करते हैं तो कंट्रोल करने की मीडिया को यहाँ पे भी कोशिश की गई। जिस तरह देख सकते हैं कि जो टूल्स कंट्रोल, जो एलिमेंट्स कंट्रोल हो सकते थे, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, वो कंट्रोल हैं, लेकिन आप सोशल मीडिया को नहीं कंट्रोल पाई, जिसकी वजह से लोगों के पास अवेयरनेस रही। एक वजह तो यह है कि आज के हालात 75 साल हालात से क्यों मुख्तलिफ हैं और आवाम क्यों खड़ी हुई है। दूसरी वजह इकनॉमिक क्राइसिस, जो इस दफ़ा इकनॉमिक 2023 के इकनॉमिक क्राइसिस है। 75 सालों में कभी भी इस तरह के इकनॉमिक क्राइसिस नहीं रहे, इस तरह की महंगाई नहीं रही। एक महंगाई होती थी जिसमें सिर्फ एक तबका होता था जो कि इम्पैक्ट होता था, जो मुतासिर होता था, लेकिन इस दफ़ा हर तबका मुतासिर हो रहा है इस माशी बहरान, जो इकनॉमिक क्राइसिस है, उसकी वजह से। तीसरी वजह थी हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और इस हद तक बिगड़ गई है कि लोग कानून और आइन को मानने से इनकारी हैं। यहाँ तक कि हुकूमत में बैठे हुए अपने अरकान भी इस बात से को नहीं मानते कि वो कोई भी कानून का या आइन की शिक को मानेंगे या कानून का फैसला मानेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो सिविल और मिलिट्री, अवाम और इदारे का जो रिलेशनशिप था, वो बड़ा मुतासिर हुआ। अब वो क्यों मुतासिर हुआ? जब आप अपने ही लोगों को अपने दुश्मन की तरह ट्रीट करेंगे, आप उनको दहशतगर्द कहेंगे, गद्दार कहेंगे, वो लोग जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी, उनके घरों में जाकर जब चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होगा और आप उनको गद्दार का लेबल करेंगे, तो फिर आपके और उस अवाम में और उस इदारे, जो मिलिट्री कह लें, आर्मी कह लें, उसके दरमियान एक खलीज तो हाइल, एक फासले तो बढ़ेंगे और ये फासले काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। अब यही वजह है, यही कुछ अब मेरे हिसाब से वजूहात हैं जिनकी वजह से जो है अब के हालात 75 साल हालात से मुख्तलिफ है और अब ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि तब्दीली जो है वो खड़ी हुई है, आवाम सामने खड़ी हुई। अब वो तब्दीली कैसे आएगी? वो कोई ग्रुप भी ला सकता है, वो किसी तहरीक की सूरत में भी तब्दीली आ सकती है, कोई सूबाई लेवल में भी तब्दीली आ सकती है, लेकिन जो हालात बन चुके हैं उसमें तब्दीली आना, जिसे कहते हैं नागुज़ीर अमल हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशंस
होंगी। अब वो किस तरह से होंगी, जिस तरह मैंने कहा सूबाई लेवल पे होंगी, तहरीक होगा, कोई ग्रुप उठ खड़ा होगा, लेकिन जो हालात बन चुके हैं उसमें जो चीज़ एपरेंट नज़र आ रही है कि लोग खड़े होकर बोल रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको एक रीज़न बताई थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की। अब ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी कैसे हो गई पाकिस्तान में, इसमें जो हमारी जुडिशरी है उसका किरदार आप 75 सालों में देख लें तो वो बड़ा ही कॉम्प्रोमाइज रहा और एक क्वेश्चन मार्क, हमेशा से उसने अपना सवालिया निशान रखा। और जैसे मैंने कहा कि हमेशा से एक इदारे के लिए उसके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और नॉर्मली इसने जो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय कस्टोडियन ऑफ सम पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टी और इंस्टीट्यूट ज़्यादा काम किया है। अब अगर आप देखें कि ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को जस्टिफाई किसने किया, इस जुडिशरी ने किया एक नज़रिया ज़रूरत के तहत। मुशर्रफ के जो भी स्टेट ऑफ इमरजेंसी थी उसको जस्टिफाई कैसे किया गया, पीसीओ के तहत हल्फ लेकर। और अभी भी जब ये रिजीम चेंज होता है तो उसको, इस रिजीम चेंज को जस्टिफाई करता है आपकी अदालत रात के 12 बजे खुलकर। अदालतें तो दिन की रोशनी में कानून और आइन के मुताबिक फैसला करती हैं, लेकिन हमारी अदालतें रात के 12 बजे अंधेरों में फैसला करती हैं, क्योंकि हमने तो सुना था कि अंधेरों में तो सिर्फ कू होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अंधेरों में अदालतें भी खुल जाती हैं। अब जो मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसमें आप सबसे बड़ी जो सबसे हो रहा है वो बुनियादी हकूक पे जिस तरह कदगन लग रही है, जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल हो रहा है, ये आखिर इस नहज तक बात कैसे पहुंची। अब आप ये देख लें कि हमारी जो अदालत होती है, सेशन कोर्ट होते हैं, उसमें खुलेआम जो उसके अहाते में कत्ल हो जाते हैं। अदालत के अहाते में से एक जो वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आज़म को उठाकर पकड़कर ले जाया जाता है, जिसको बाद में कानून अदालतें गैर कानूनी कह देती हैं, लेकिन आज तक वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, वो बता नहीं पाती कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने ये ऑर्डर किए थे इसको पकड़ने के लिए। क्योंकि मेजर रिस्पॉन्सिबल तमाम 9 मई के बाद जो भी मुल्की हालात बने उसके बाद तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शख्स पर जाती है जिसने ये ऑर्डर किए थे। अब अगर हम मान लेते हैं कि पीटीआई ने मनसूबा बंदी के तहत ये सारे काम किए थे, तो पहला स्टेप तो ये था कि इमरान खान को इस तरह पकड़ा जाए ताकि रिएक्शन आए, तभी ये सारा कुछ तोड़ फोड़ होता, जलाओ घुड़ाओ तो तभी सूरत में मुमकिन होता ना, जब इमरान खान को इस तरह पकड़ा जाए। तो वो कौन शख्स है ऐसा जिसने ये ऑर्डर दिया। अगर वो शख्स ये ऑर्डर ना देता, अगर इमरान खान को इस तरह ना पकड़ा जाता तो इस तरह का रिएक्शन भी नहीं आता। तो सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस शख्स पर जाती है जिसने ये ऑर्डर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कानून, हमारी अदालतें आज तक उस शख्स को आइडेंटिफाई करने में ही नाकाम है, जिसकी वजह से मुल्क एक कियोस की सूरत के हाल में चला गया। और फिर इंटरनेशनली जिस तरह तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन हो, इवन के आईएमएफ भी बोल पड़ा, उन सबको मदाखलत करनी पड़ी हमारे मामलात में। तो ये कहाँ पे, ये किसकी कमज़ोरी है? ये अदालत की कमज़ोरी है। कानून के होते हुए, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए हमारे पाकिस्तान में 2 सूबों में गैर कानूनी निगरान हुकूमत है, लेकिन आज तक उनका कोई भी फैसला नहीं हुआ। आए दिन गैर कानूनी तौर पे लोग उठाए जा रहे हैं, नामालूम जगहों पर हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में किसी ने कोई सवाल नहीं किया, कोई एक्शन नहीं हुआ, चाहे वो इमरान रियाज साहब हों या इससे पहले जितनी भी एबडक्शंस उठाया गया है लोगों को, कोई भी किसी के भी बारे में अभी तक कोई कंक्रीट फैसला हमारी अदालतों से नहीं आया है। हमारी अदालतें इन तमाम सिनेरियो में खामोश है और हर जज ने किसी ना किसी तरीके से अपना किरदार मशकूक बना लिया है, मुतनाज़ा बना लिया है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि जो अभी हमारे आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, अभी वो आए नहीं कि वो मुतनाज़ा हो गए। जिस तरह के सायरा बानो हैं, उन्होंने कहा था कि लोगों को हज़रत ईसा के आने का इंतज़ार है, लेकिन पीडीएम पीएमएलएन को काजी फाइज ईसा के आने का इंतज़ार है। इसका मतलब है कि वो क्लियरली कट ये मेंशन हो रहा है कि वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट, उनके एक्ट से, मतलब ये लोग नहीं कह रहे, आपका एक्ट लोगों को बोलने पर मजबूर करता है। तो आपका एक्ट ये बता रहा
रहा है कि आप आते ही आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो मशकूक हो चुकी है। आप कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा कस्टोडियन ऑफ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी लग रहे हैं। अब हमारी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज़ है, हमारी इस जो कुछ भी है अदलिया है वो नहीं बोल सकती, तो इसका हल क्या है? हल है बेहतरीन जमहूरियत। आप जमहूरियत को रास्ता दें, हाइब्रिड रिजीम नहीं, आप जमहूरियत को आने दें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पहली बारी में जमहूरियत नाकाम हो जाएगी, लेकिन एक बदतरीन जमहूरियत भी मार्शल लॉ या डिक्टेटरशिप से बेहतर होती है। अगर आप पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाइए और जमहूरियत को आगे बढ़ने दीजिए।